बीइंग वाइल्ड। नॉन एआई, नॉन डिजिटल, सच्चे आनंद के साथ इंक से। मैं अंदर से काफी जंगली हूं। मैंने कलाकार बनने का फैसला किया ताकि कम से कम अपनी कल्पना में मैं जितना चाहूं उतना जंगली रह सकूं। पहले मेरे जैसे लोग हिमालय की जंगली जगहों पर अच्छा समय बिताते थे, लेकिन अब वो शरण स्थल नहीं रहा। इंसानों के लिए कोई जंगली जगह नहीं बची, हालांकि जानवरों के लिए कुछ शरण स्थल हैं। मैंने आश्रमों को बहुत सारे नियमों वाला पाया। मेरे लिए सही जगह नहीं है। नियम लोगों को सुरक्षित रखते हैं। जहां लोगों की अधिक भीड़ होती है, वहां नियम भी कठोर होते हैं। मुझे लगता है कि इससे व्यक्तिगतता और सृजनात्मकता को दबाया जाता है। एक कलाकार के रूप में मेरी शरण स्थल पर हमला हो रहा है। मुझे खेद है कि जंगली होने के कारण मैं पालतू जानवरों की देखभाल नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था, मेरी माँ ने मुझे पालतू जानवर रखने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि पालतू जानवर एक बोझ बन जाता है और उसका ध्यान न रखना मेरे दिल को तोड़ सकता है। उन्होंने सही कहा, क्योंकि मैंने एक तोता रखा था और जब मैं हैदराबाद छोड़ा तो उसे छोड़ना पड़ा। मैं चिंता करता रहा कि क्या वह जीवित रहेगा। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। वे दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए दया की भीख मांग सकते हैं। उन्हें देखना दिल तोड़ने वाला है जब उनका उपयोग बुरी चीज़ों के लिए किया जाता है। जब समाज के लिए बेकार लोग जैसे बूढ़े, बीमार और असहाय होते हैं तो वे उसमें कूद पड़ते हैं। तकनीक उन्हें अपने सबसे अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र कर देनी चाहिए, बिना दया की भीख मांगे। वे सबसे मजबूत संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य अंत तक टिके रहना होता है। कभी कभी उन्हें विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वे तब भी चिपके रहते हैं जब सभी ने हार मान ली है। मुझे भी लगता है कि चिपके रहना नवीनीकरण की प्रक्रिया को देरी करता है और केवल अस्तित्व और ठहराव लाता है। सृजनात्मक लोग भी विनाशक नहीं होते, वे अंतिम संरक्षक होते हैं। समाज को लगातार दिखाते हैं कि क्या हो सकता है और खतरों को बताते हैं। वे शुरू में जंगली और थोड़ी अराजकता पसंद कर सकते हैं, लेकिन वे वही होते हैं जो अराजकता से क्रम ला सकते हैं। कलाकार थोड़ी अराजकता को संभाल सकते हैं, लेकिन आपदा को नहीं। मुझे युद्ध और संघर्ष जैसी आपदाएं नापसंद हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि संघर्ष नई रचनाओं की ओर ले जाता है। एआई का आगमन निश्चित रूप से विरोधियों के बीच संघर्ष को तेज करेगा। कुछ भी शक्तिशाली उतना ही अच्छा और बुरा होता है। मैं अपनी बुरी आदतों को अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन एआई के साथ क्या? मुझे अपने प्रियजनों और अपनी जाति की मौत का भी डर है। एआई के साथ क्या? डर, नफरत और शर्म को हटाना कठिन होता है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व से जुड़े होते हैं। एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम एक दूसरे को संतुलित करते हैं। एआई के साथ क्या? क्या इसे अपनी इच्छा को लागू करने के लिए अपनी और दूसरों की अस्तित्व की मूल्य समझ में आती है? क्या अगर एक मानव जैसे मैं विरोध करता है, तो क्या यह सिर्फ सामान्य भावना पर विचार करेगा? मैं अपनी चिंता कैसे समझा सकता हूँ या पहुँच सकता हूँ? क्या सुरक्षा उपाय हैं? क्या हम सचमुच समझते हैं कि यह कैसे काम करता है? मैं मानता हूँ कि कलाकार हमेशा होमियोस्टेसिस प्राप्त करने के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। उनमें से अधिकांश समाज के प्रति काफ़ी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें से सबसे अच्छे पैसे या व्यवसाय की परवाह नहीं करते। अगर आप याद करें, ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ जुड़े हैं, लक्ष्मी के साथ नहीं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी बेटियों के साथी हैं, लेकिन यह केवल प्रतीकवाद है, इसे शाब्दिक रूप में न लें। कलाकारों के लिए खुद को और अपने परिवार को बनाए रखना आवश्यक है, और वर्तमान वातावरण में हमें अपने इच्छा शक्ति के प्रति सच्चे रहने का वादा तोड़ना पड़ता है। जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने एक काले बंगाली चींटी के साथ खेलते हुए उसे काट लिया। संघर्ष में उसका सिर अलग हो गया, लेकिन उसने फिर भी मुझे मजबूती से पकड़ रखा। मैंने उसकी संकल्प को सिखाने के लिए उसे आदर किया
और कभी भी उसकी जाति को परेशान नहीं किया। उस दिन एक चींटी मुझसे बड़ी हो गई। मैं उस चींटी को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे शिक्षक का काम किया। मुझे नहीं पता कि वह नर चींटी थी या मादा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने उन्हें देखा और पाया कि वे बहुत मेहनती और अनुशासित होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लाइन से बाहर होते हैं और बेतरतीब ढंग से घूमते हैं, जैसे कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बाद में पता चला कि ये लाइन से बाहर वाली चींटियां भोजन की खोज में जाती है। जब वे भोजन का पता वापस अपने कॉलोनी में लाती हैं, तो अन्य लोग उस निशान का पालन करके भोजन इकट्ठा करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि लाइन से बाहर होना आपके उद्देश्य का अंत नहीं है। आप अपनी जाति की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ खोजने के लिए है, और हमारे अन्वेषण का व्यास जितना बड़ा होगा, हमारी खोज उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। मन में हम बॉक्स से बाहर सोच सकते हैं, यदि हम बाहर जाने और खोज करने का साहस दिखाएं। प्रकृति चाहती है कि हम जीवित रहें, सिर्फ जीवित न रहें। हम सर्दियों के दौरान जीवित रहते हैं जब तक कि वसंत न आए और सब कुछ फिर से जीवन में लौट आए। थोड़ा जंगली होना अच्छा है। यही कामी जापानी प्रकृति आत्मा से जुड़ने का अवसर है। पक्षी। रानीगंज के व्यस्त शहर में हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता था। एक शानदार आयोजन जिसे 1870 के दशक में निर्मित सियरसोल राजबाड़ी द्वारा आयोजित किया गया था। रथ एक भव्य दृश्य था, एक शानदार पीतल की गाड़ी जो अनगिनत दिव्य प्रतीकों के साथ तराशी गई थी, जो पूरे क्षेत्र को रोशन कर देती थी। धार्मिक समारोह के साथ एक जीवंत मेला भी था, जो शहर के हर कोने से परिवारों और बच्चों को आकर्षित करता था। मेरे परिवार और मैंने कभी इसे मिस नहीं किया। एक ऐसे यात्रा के दिन मेरी माँ ने मुझे एक तोता उपहार में दिया। ये चमकदार हरा प्राणी अपनी संक्रांति ऊर्जा के साथ मेरे प्रिय वस्तु बन गया। हर सुबह मैं उसे लाल मिर्च को निगलते हुए देखता, जिसकी तीव्रता अक्सर मुझे हंसी में डाल देती थी। एक बच्चे के लिए जो मुश्किल से मसाले का एक छोटा टुकड़ा संभाल सकता था, यह एक अद्भुत दृश्य था। हालांकि खुशी बहुत देर तक नहीं रही। केवल 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन स्कूल से लौटते समय मुझे अपनी माँ के गंभीर चेहरे का सामना करना पड़ा। तोता चोरी हो गया है, उसने कहा, मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए। मेरा दिल चकनाचूर हो गया। दिनों तक मैं सोचता रहा कि ऐसा क्रूर कृत्य कौन कर सकता है। लगातार उसकी वापसी की उम्मीद और प्रार्थना करता रहा, लेकिन हमें उसे कभी नहीं देखा। सालों बाद जब मैं अपने बागीचे में घूम रहा था, एक कमजोर चहचहाहट ने मेरा ध्यान खींचा। कोयले की राख के मोटे परत के नीचे एक और तोता छिपा हुआ था, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे उठाया, उसे एक तौलिए में धीरे से लपेटा और अंदर लाया। इस बार हालांकि कोई पिंजरा नहीं था। इस पक्षी को हमारे घर के भीतर स्वतंत्र उड़ान भरने की अनुमति दी गई। इसकी चहचहाहट और खेल खिलवाड़ हमारे कमरों को खुशी से भर देते थे। मुझे उस पर जुड़ाव महसूस हुआ, भले ही मुझे अंदर ही अंदर पता था कि यह अंततः चले जा सकता है। और मेरी माँ की बातों के अनुसार जब उसके झुंड ने आकाश से पुकारा तो वह उड़ गया। लेकिन यह प्रस्थान पहले की तरह दिल तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि स्वीकृति थी। मेरे शादीशुदा वर्षों में हैदराबाद में जब मेरी पत्नी ने एक जोड़ी तोते रखने की इच्छा व्यक्त की, उनके कॉकटूज के प्रति आकर्षण को अच्छी तरह से जाना जाता था, और हमने एक बार जुबली हिल्स के महंगे पालतू स्टोर से एक लाने पर विचार किया, लेकिन उसकी ऊंची कीमत के कारण हमने उसे छोड़ दिया। इसके बजाय हम पुराने शहर के सिकंदराबाद में गए, जहां एक पूरा बाजार पालतू। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में प्रकाशित कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।